नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तदेव आईएएस अकेडमी में। इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे राजनीतिक तंत्र से संबंधित एमसीक्यू की सीरीज। ठीक है, इसमें 10 प्रश्न होंगे और ये 10 प्रश्न का एक वीडियो होगा और ऐसे ही कुछ यहाँ पे वीडियोस आएंगे जिसमें हम सारे जो प्रश्न आए हुए पिछले 25 वर्षों में, यानी 1995 से 2019 तक जो प्रश्न पत्र आए थे, उसमें जो प्रश्न आए हुए राजनीतिक तंत्र से संबंधित वो सारे हम यहाँ पे कवर कर लेंगे और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी यूपीएससी सीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में। ठीक है, अब तक ये वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवरत्न के और इससे पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या कवर हो चुके हैं। ठीक है, इस जो सीरीज यानी जो राजनीतिक तंत्र की सीरीज हम शुरू कर रहे हैं उससे पहले भारत का इतिहास से संबंधित सारे जो पोर्शन है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सारे कंप्लीट हम कर चुके हैं। और राज्य व्यवस्था और सुशासन में यहाँ पे हम संविधान का पोर्शन कवर कर चुके हैं और राजनीतिक तंत्र में हम अभी आए हैं। ठीक है, इसके बाद हम भूगोल और जो आर्थिक एवं सामाजिक विकास, बौद्धिक क्षमता तथा प्रबंधन क्षमता, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान और समसामयिकी और इसके बाद निबंध सूची एवं मुख्य परीक्षक, ये सारे टॉपिक्स हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो कवर कर लिए हैं वो वीडियो कहाँ पे मिलेंगे। वो वीडियो आपको मिलेंगे ददीप आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंतर्गत आप जाएंगे, ये चैनल है, आप प्लेलिस्ट के अंतर्गत यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये सारे वीडियोस मिलेंगे और इन वीडियोस में आपको जो छोटे छोटे पोर्शन में यहाँ पे वीडियो बनाए गए, यानी जो शॉर्ट वीडियोस है जिसमें 10 प्रश्न शामिल है, वो भी यहाँ पे उपलब्ध है। और यदि आपको इन सारे वीडियोस का सिर्फ एक वीडियो में कंपाइलेशन चाहिए तो भी एक आखिरी वीडियो होगा इस प्लेलिस्ट में जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें सारे वीडियोस का कंपाइलेशन मिलेगा। ठीक है, ये हो गए भारतीय संविधान से संबंधित एमसीक्यू। इसी प्रकार यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित एमसीक्यू भी यहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके 18 वीडियो ये शॉर्ट वाले वीडियो डले हुए हैं और यहाँ पे जो 19वां वीडियो है वो है इसका कंपाइलेशन वीडियो। ये लगभग 4 घंटे का है, तो 4 घंटे में आप जो पिछले 25 वर्षों में आए हुए प्रश्न है उसको एक बार में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, एक वीडियो में ही इसको समाप्त कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास संबंधित यहाँ पे वीडियोस डले हुए हैं। तो इन वीडियोस को देखने के इन प्लेलिस्ट में जाकर आप अपना पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं इन वीडियोस को देख करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो राजनीतिक तंत्र से संबंधित एमसीक्यू है वो हम शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल, भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में कौन सा यहाँ पे सही है। भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में कौन सा यहाँ पर सही, यानी कि इसका मतलब ये हमको ये बताना है कि निर्वाचन प्रक्रम आरंभ हो गया है, ये कैसे पता चलेगा। इन ऑप्शन में इन ऑप्शन की सहायता से हमको बताना है कि कैसे हमको पता चलेगा कि निर्वाचन प्रक्रम आरंभ हो गया है। ये सवाल 1995 में पूछा जा चुका है। तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शन के बारे में। सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। क्या ऐसा होता है? सरकार निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाती है तब इसका आरंभ माना जाना चाहिए, या फिर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और केंद्र में गृह मंत्रालय द्वारा तथा राज्य में गृह विभागों द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना, क्या इसको हम मानेंगे कि निर्वाचन प्रक्रम आरंभ हो गया है, या फिर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना, क्या इसको हम मानेंगे कि निर्वाचन प्रक्रम आरंभ हो चुका है, या फिर निर्वाचन की सिफारिश और उसकी अधिसूचना जारी किया जाना दोनों ही कार्यों का निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाना। तो किसको मानेंगे? हम मानेंगे यहाँ पे सी वाले ऑप्शन को, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। तो इसका जो सही उत्तर है वो यहाँ पे है सी। ठीक है, ए, बी और डी द्वारा हम नहीं मानेंगे कि ये निर्वाचन प्रक्रम का आरंभ हो चुका। ठीक है, निर्वाचन की सिफारिश करने का कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा तथा चुनावी घोषणा राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा कराने संबंधी उपबंध जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत किया गया है और राष्ट्रपति द्वारा जारी चुनाव अधिसूचना के बाद चुनाव आयोग मतदान तिथियों की घोषणा करता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से प्रोसीजर होता है इसका। तो यहाँ पे आरंभ कैसे होगा, तो ये इन ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे सी वाला है। ठीक है, आंसर है इसका सी। अगला सवाल यहाँ पे नीचे दी हुई सारणी पर भारतीय संसद सीटें, ध्यान दीजिए। ठीक है, नीचे दी हुई सारणी यहाँ पे सारणी दी गई है, भारतीय संसद यहाँ पे सीटें के अंतर्गत राज्यसभा और लोकसभा के अंतर्गत यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे ध्यान देना है और यहाँ पे जो एक्स है, एक्स अंकित एक्स के स्थान पर निम्नलिखित में से किसे रखना ठीक होगा, इन ऑप्शन में से ये हमको बताना। और ये सवाल 1995 में पूछा जा चुका है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शंस को। पहले तो हम इन लिस्ट को देखते हैं, यानी सारणी को देखते हैं। राज्यसभा, लोकसभा, यहाँ पे राज्यसभा के अंतर्गत 250 से अनधिक सदस्य, 12 नाम निर्देशित और 238 से अनधिक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि। ठीक, राज्यसभा में ये चीजें होती हैं, मतलब ये प्रावधान यहाँ पे 200 से अनधिक सदस्य, 12 नाम निर्देशित, 238 से अनधिक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि। ठीक है, अब लोकसभा में बात करें यहाँ पे तो 552 से अनधिक सदस्य, 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि और 2 से अनधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन और एक्स। यहाँ पे हमको एक्स के बारे में बताना है। ठीक है, यहाँ पे एक्स का मतलब क्या है? एक्स का मतलब यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा? वे मंत्री जो संसद के सदस्य नहीं है पर जिन्हें अपना पद संभालने के बाद 6 माह के भीतर अपना निर्वाचन संसद के किसी सदन के लिए करवाना है, या फिर 20 से अनधिक नाम निर्देशित सदस्य, या फिर संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अधिक प्रतिनिधि, या फिर महान्यायवादी जिसे संसद के किसी भी सदन में बोलने और उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है। तो यहाँ पे एक्स का मतलब क्या है? एक्स का मतलब यहाँ पे है संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अधिक प्रतिनिधि। आंसर इसका सी। ठीक है, आंसर इसका सी। तो यहाँ पे संसद के अंतर्गत हम देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। तो यहाँ पे 12 राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट होते हैं, यानी नॉमिनेट किए जाते हैं। 238 से अनधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि यहाँ पे होते हैं। लोकसभा में हम बात करते हैं 530 से अधिक राज्यों के प्रतिनिधि, 2 से अनधिक नाम निर्दिष्ट आंग्ल भारतीय, 20 से अनधिक राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि। तो इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। 1995 में ये सवाल पूछा जा चुका है। ऑप्शन देखते हैं, संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। पहले तो आप ये याद रखिए कि निम्न सदन और उच्च सदन होता क्या है। निम्न सदन होता है राज्यसभा, ठीक है, और उच्च सदन होता है लोकसभा। ये हम केंद्र से संबंधित बात कर रहे हैं। ठीक है, और यदि राज्य के बारे में हम बात करते हैं तो राज्य में भी निम्न सदन और उच्च सदन होते हैं। निम्न और उच्च सदन होते हैं। यहाँ पे निम्न सदन होता है कौन सा? विधानसभा, ठीक है, और यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो यहाँ पे निम्न सदन होते हैं विधानसभा और उच्च सदन होता है विधान परिषद। ठीक है, तो ये दो चीज आपको याद रखनी होगी, तभी आप ये प्रश्न कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं, संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को, संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, राज्य विधान मंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, या फिर राज्य विधान मंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। किसको यहाँ पे होगा? लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मतदान करने का अधिकार। तो यहाँ पे आंसर इसका डी, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। निम्न सदन यानी विधानसभा। ठीक है, विधानसभा जो विधायक होते हैं, विधानसभा में कौन जाते हैं? विधायक। जो विधानसभा यानी राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो उन सदस्यों को राष्ट्रपति एवं राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। चूंकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव साधारण जनता के द्वारा चुनाव के माध्यम से होता है, तथा विकल्प डी जो वाला ये विकल्प डी वाला जो है केवल राज्यसभा के बारे में सत्य है। ठीक है, केवल राज्यसभा के बारे में सत्य है, इसके बारे में। ठीक है, आंसर इसका डी, आंसर इसका डी। अगला सवाल हम देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में अब तक विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद नहीं है, यद्यपि सप्तम संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए अनुबंध है। जो सप्तम संशोधन हुआ था उसके लिए उपबंध है। 1995 में सवाल पूछा जा चुका है। तो हम पहले वो देख लेते हैं जिनमें विधान परिषद है। महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे जिनमें विधान परिषद है वो कौन कौन से? महाराष्ट्र है, बिहार है, कर्नाटक है, लेकिन यहाँ पे मध्य प्रदेश नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश यहाँ पे नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। यहाँ पे
जो ऑप्शन जो प्रश्न में पूछा गया था विधान परिषद नहीं है, तो आंसर है यहाँ पे डी। ठीक है, मात्र यहाँ पे ये डेटा पुराना हो चुका है। यहाँ पे छह राज्य है अभी जहाँ पे विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है। हालांकि यहाँ पे 7वां संशोधन अधिनियम में मध्य प्रदेश के लिए विधान परिषद की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, परंतु ये व्यवस्था अभी तक लागू नहीं हो सकी। ठीक है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे डी है, मध्य प्रदेश। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया है? लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया। 1995 में सवाल पूछा जा चुका है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और केरल, गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, राजस्थान और कर्नाटक। तो ये राज्य है यहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र। आंसर है इसका बी। पहले तो ये जान लो कि लोकपाल और लोकायुक्त क्या है ये। ठीक है, क्या है ये? लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने संघ या केंद्र के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की। कब की? 2013 में। किसकी व्यवस्था की? लोकपाल केंद्र के लिए और लोकायुक्त की है राज्य के लिए। ठीक है, इस संस्था की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और ये संस्थाएं बिना किसी संवैधानिक दर्जे वाले वैधानिक निकाय हैं। ठीक है, और ये ऑम्बड्समैन यानी लोकपाल का कार्य करते हैं और कुछ निश्चित श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करते हैं। ठीक है, इससे संबंधित आंदोलन भी चल रहा था बहुत समय से। जो लोकपाल बिल से संबंधित जो आंदोलन था, ये इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो वहाँ पे बहुत सारे जो समाज सेवी लोग थे, इससे अन्ना हजारे जी और बहुत सारे लोग वहाँ पे थे। आपको नाम याद होगा शायद, आपने जो आंदोलन है उस समय आप अपने इसको फॉलो किया होगा, तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं, इसे याद रखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो मध्य प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के दायरे में आते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उड़ीसा के मुख्यमंत्री इस दायरे में नहीं आते। ठीक है, आंसर है इसका बी, गुजरात और महाराष्ट्र। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल, पहले तो इसकी जो कंडीशन है वो देख लो। जो राष्ट्रीय पार्टी होती है वो कौन सी होती है? चुनाव आयोग द्वारा पुनर्निर्धारित एक पार्टी जो 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा चुनाव में कुल मतों का कम से कम 6% सुरक्षित करती है, राष्ट्रीय पार्टी कहलाती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये है, कम से कम 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा चुनाव में कुल मतों का 6% सुरक्षित करती है। कम से कम 6% जो मत है वो सुरक्षित करती है, वो कहलाती है राष्ट्रीय पार्टियां। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में हम देखते हैं कौन कौन से दिए गए हैं और कूट के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हमको देना है। मुस्लिम लीग, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन से राष्ट्रीय राजनीतिक दल है ये हमको बताने। केवल 1, 2 और 3, 2 और 4, केवल 3 और या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, सीपीआई तथा सीपीआईएम। तो ये 7 राजनीतिक दल है जिनको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा यहाँ पे प्राप्त है। तो इन 7 में से यहाँ पे एक भी नहीं है। ठीक है, मुस्लिम लीग, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये चारों ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, कोई भी इनमें से कोई भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं। आंसर है इसका डी। ठीक है, अगला सवाल है, दिनेश गोस्वामी समिति संबंधित थी। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित थी हमको बताना है। 1995 में सवाल पूछा जा चुका है। बैंकों का निजीकरण के लिए, चुनावी सुधार के लिए, उत्तर पूर्व में उग्रवाद को कम करने के लिए कदम, या फिर चकमाओं की समस्या। तो यहाँ पे दिनेश गोस्वामी समिति संबंधित थी यहाँ पे चुनावी सुधार से। आंसर है इसका बी। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 का संबंध चुनावी सुधार से था। समिति की सबसे प्रमुख सिफारिश यह थी कि किसी भी व्यक्ति को 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों पर चुनाव लड़ने की अनुमति न दी जाए तथा निर्दलीय उम्मीदवारों की जमानत राशि बढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रावधान थे इसके अंतर्गत। तो दिनेश गोस्वामी समिति संबंधित थी चुनावी सुधार से। ठीक है, आंसर है इसका बी।
अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देता है तो उसका अर्थ क्या होता है। यानी जब चुनाव होते हैं तो वहां पे उम्मीदवार वहां पे चुनाव लड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मान लो यहाँ पे 4 उम्मीदवार हैं, ठीक है, चुनाव हो रहा है, कोई चुनाव है, किसी राज्य विधानसभा का यहाँ पे चुनाव हो रहा है। तो यहाँ पे 4 यहाँ पे उम्मीदवार है, ठीक है, और इसमें से जब हमको पता चलता है, जब वोट हो चुके हैं उसका बाद पता चलता है, जब परिणाम आते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि कुछ जो उम्मीदवार है उनकी जमानत राशि जब्त हो गई। क्या मतलब होता है इसका? यही इस प्रश्न का सवाल, यही इस प्रश्न की मांग है कि ये हमको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से क्या मतलब होगा इसका, कि जमानत राशि जब्त हो गई। यहाँ पे देखिए, जमानत राशि कब जब्त होती है? जब कुल पड़े वोट, कितने मत पड़ रहे हैं, उसमें से कम 10% वोट से कम हो, 10% वोट से यदि कम हो, 10% वोट से कम यदि वोट पड़े हैं किसी उम्मीदवार को, तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। ये देखिए, ये 4 उम्मीदवार यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, 4 उम्मीदवार हैं। मान लीजिए 100 लोग ने यहाँ पे वोट किए, ठीक है, 100 वोट उस चुनाव में, जब चुनाव हो रहा था तो 4 उम्मीदवार में से किसी न किसी को मिले। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है A B C और D, ठीक है, तो यहाँ पे D वाले को मिल गए मान लो 9 वोट, ठीक है, C वाले को मिल गए मान लो 11 वोट, B वाले को मिले यहाँ पे 40 नहीं, फिर ये 40 न करते हुए यहाँ पे इसको 39 करते हैं और यहाँ पे करते हैं 41, ठीक है। ये वोटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो विभाजन इस प्रकार से रहा। तो यहाँ पे एक की जमानत राशि जब्त हो गई, किसकी? वो होगी जो डी वाला उम्मीदवार है उसकी, क्योंकि इसको 10% से कम वोट मिले, ठीक है। 100 का जो 100 वोट पड़े थे, 100 मत पड़े थे, उसमें से 10% से कम वोट किसको मिले? डी को। तो यहाँ पे इसकी जमानत राशि यहाँ पे जब्त हो जाएगी, ठीक है। तो आपको समझ में आया किस प्रकार जमानत राशि जब्त होती है। तो यहाँ पे इन ऑप्शन के बारे में हम देखते हैं। मतदान बहुत कम हुआ, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था, निर्वाचित प्रत्याशी की अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजय बहुत कम मतों से थी, या निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक थी। तो यहाँ पे देखिए, इसकी जमानत राशि जब्त हुई, तो यहाँ पे संख्या यहाँ पे ज्यादा थी, 1 2 3 4 उम्मीदवार यहाँ पे थे जिन्होंने कॉम्पीट किया। यहाँ पे निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या अधिक थी, तो इनके वोट जो थे डिस्ट्रीब्यूट होकर बढ़ गए, ठीक है, तो इधर चले गए। तो एक जो आदर्श उत्तर इसका जो माना जाना चाहिए वो ये है, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक थी, ठीक है, इसलिए इसको 10% से कम वोट मिले, 9 वोट मिले डी वाले उम्मीदवार को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका डी। प्रत्याशी यदि कुल मतों का 10% से कम प्राप्त करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप याद रखिए, आंसर इसका डी। अगला सवाल, यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटन संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या होगी। तो एक चीज यहाँ पे याद रखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा अधूरा है, यहाँ पे जनसंख्या वाला कंसेप्ट यहाँ पे इन्होंने नहीं जोड़ा है, ठीक है। जनसंख्या भी यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है यहाँ पे इनकी संख्या के निर्धारण के लिए, ठीक है। तो 1996 में ये सवाल पूछा गया है, 21, 14, 7 और 6। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा की कुछ सीटें अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षित की गई है। लोकसभा में पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश के सदस्यों की संख्या 42 है, जहां उक्त जातियों के लिए आरक्षित सीटें 8 तथा 6 है। 8 किसी विकल्प में नहीं है, यहाँ पे देखते हैं 8 एक भी विकल्प में नहीं है, ठीक है। अतः विकल्प डी सही है। हालांकि यह प्रश्न अधूरा है क्योंकि अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत नहीं दिए गए, अतः अनुसूचित जातियों की सीटें निर्धारित नहीं की जा सकती, ठीक है। यदि इनमें से यदि है तो संभवतः इसका उत्तर डी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे
यहाँ पे जो जनसंख्या वाला कंसेप्ट दिया गया है उसके अनुसार आप समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत यहाँ पे नहीं दिया गया है, अतः अनुसूचित जातियों की सीटें निर्धारित नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये है इस प्रश्न के बारे में। अगला सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। जब निर्वाचित होगा राष्ट्रपति, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति जी जब निर्वाचित होंगे तो निर्वाचन के समय तो उनका भाग ये रहेंगे, लेकिन महाभियोग अधिकरण का भाग ये नहीं होंगे। तो इनमें से कौन इसका भाग नहीं होगा ये हमको बताना है। 1996 में सवाल पूछा जा चुका है। लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाएं या फिर राज्यों की विधान परिषदें या फिर राज्यों की विधानसभाएं। तो यहाँ पे जब इनका निर्वाचन होगा तब तो यहाँ पर रहेंगे कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदें इसमें भाग लेंगी, लेकिन राज्यों की विधानसभाएं इसमें भाग लेगी जब निर्वाचन होगा, लेकिन जब महाभियोग होगा तो यहाँ पे राज्यों की विधानसभाएं इसमें भाग नहीं लेगी। आंसर इसका डी, ठीक है, महाभियोग में यहाँ पे भाग नहीं लेगी। महाभियोग यानी उनको उस पद से हटाना, ठीक है, आप आसान भाषा में समझ सकते हैं। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, परंतु राज्यों की सभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, ठीक है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर डी, ठीक है। ये 10 प्रश्न यहाँ पे समाप्त हुए।